वेलकम टू द लेसन नंबर 18। आज के इस लेसन में हम बात करेंगे अबाउट पीएमटी फंक्शन। तो आज के इस लेसन में हम बात करेंगे पीएमटी फंक्शन के बारे में। ये बेसिकली ईएमआई कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड टू कैलकुलेट द ईएमआई। तो अगर आपको ईएमआई कैलकुलेट करना है तो आप पीएमटी फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो इसको कैसे हम लोग यूज़ करेंगे, आइए इसको करके देखते हैं। तो मैं सबसे पहले लिब्रे ऑफिस ओपन करूँगा और यहाँ पर हम लोग कैल्क स्प्रेडशीट ओपन करेंगे और अगर हमें पीएमटी फंक्शन लगाना है तो हमारे पास कुछ डेटा होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर सपोज़ अमाउंट ले लेते हैं 1 लाख का। सपोज हम 1 लाख का लोन ले रहे हैं और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है फॉर एग्ज़ाम्पल 12% और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट जो है वो है फॉर एग्ज़ाम्पल 22। ओके, तो हमें यहाँ पर ईएमआई निकालना है। तो ईएमआई के लिए हम लोग जो यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो होगा हमारा पीएमटी फॉर्मूला। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इक्वल टू साइन लगाते हैं और पीएमटी फॉर्मूला लिखते हैं और इसके अंदर जो हमें पैरामीटर पास करना होगा वो सबसे पहले हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पास करना होगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। दिस इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट और ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ये एनुअली होता है, राइट। तो हमें इसे मंथली में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको 12 से डिवाइड कर देंगे, फिर हम कॉमा लगाएंगे और नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट हमें सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट ले लेते हैं और फिर उसके बाद में हमें प्रेजेंट वैल्यू, यहाँ पर पीवी दिख रहा है आपको, प्रेजेंट वैल्यू मतलब जो अमाउंट है उसे हमें लेना है। ठीक है, बस हमें ये 3 वैल्यूज़ चाहिए। हमें फ्यूचर वैल्यू जो एफवी आपको दिख रही है और टाइप दिख रहा है इसे हमें नहीं लेना है। यहाँ पर आप ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए और एंटर कर दीजिए। जैसे आप एंटर करेंगे आपके सामने ये अमाउंट आ जाएगा 5086 रुपीज़। आपको इतना ईएमआई पे करना होगा 22 महीने तक। ठीक है, हम इसे रुपीज सिंबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये ब्रिटिश करेंसी में आ रहा है तो इसे हम लोग आईएनआर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा और फॉर्मेट सेल पर चलेंगे हम लोग और यहाँ पर करेंसी में आ जाएंगे। यहाँ पर आईएनआर का ऑप्शन होगा हमारा, ये आईएनआर ऑप्शन है, इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसको ओके कर दीजिए तो ये रुपीज सिंबल में आ जाएगा 5086 रुपीज़। ठीक है, तो ईएमआई निकालना बहुत ही सिंपल है। बस आपको पीएमटी फॉर्मूला लगाना है और पीएमटी फॉर्मूला के अंदर आपको 3 आर्गुमेंट पास करने हैं। ठीक है, पहला जो आर्गुमेंट है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट को आप 12 से डिवाइड कर दीजिए क्योंकि आपको मंथली बेसिस पर चाहिए। उसके बाद में आपको नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट देनी है और उसके बाद में आपको प्रेजेंट वैल्यू देना है जो अमाउंट है। ठीक है, बस आपको ये 3 पैरामीटर पास करने हैं और ब्रैकेट क्लोज करके रन कर देना है इस फॉर्मूला को। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर ये अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, आपको बस एंटर करना है और
ये अमाउंट आ जाएगा। तो EMI कैलकुलेट करना बहुत ही सिंपल है, आप PMT फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, PMT फॉर्मूला के बाद में अब हम लोग एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है कंसोलिडेशन। ठीक है, हम उसे स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज द कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। अगर हम किसी कंपनी में बात करें तो मैक्सिमम सारी कंपनीज में अगर एक्सेल पे काम होता है या कैल्क पे काम होता है तो ये ज़रूर यूज़ किया जाता है। कंसोलिडेशन का अगर हम मतलब समझें तो इसमें अगर हमारे पास डेटा मल्टीपल शीट्स पर है तो हम क्या कर सकते हैं, डेटा को कंसोलिडेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास जनवरी की, फरवरी की, मार्च की, अप्रैल की सेल्स हैं और हम सारी सेल्स को कंसोलिडेट करना चाहते हैं, चारों महीने के सेल्स को कंसोलिडेट करना चाहते हैं, तो हम कंसोलिडेट यूज़ करके उसे क्लब कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि कैसे हम कंसोलिडेशन लगा सकते हैं अपने कैल्क स्प्रेडशीट के अंदर। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इसको करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और हम लोग एक शीट लेते हैं और इस शीट का नाम हम लोग रख लेते हैं जनवरी। इस शीट का नाम जनवरी रख लेते हैं। एक और शीट लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं फरवरी। ठीक है, एक और शीट लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं मार्च। और एक और शीट लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं अप्रैल। और लास्ट एक और शीट लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं रिजल्ट। ठीक है, अब सपोज हमारे पास जनवरी में कुछ डेटा है, जैसे यहाँ पर हम प्रोडक्ट ले लेते हैं, कुछ हमारे पास प्रोडक्ट है और उसकी सेल है। ठीक है, तो प्रोडक्ट में हम लोग ले लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जैसे मॉनिटर ले लेते हैं, प्रिंटर ले लेते हैं, CPU ले लेते हैं, माउस ले लेते हैं, कीबोर्ड ले लेते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग ले लेते हैं और इनकी प्राइसेस यहाँ पर हम लोग कोट कर देते हैं। सपोज जनवरी मंथ में जो मॉनिटर है वो 78,000 की सेल हुई है, प्रिंटर है 87,000 की सेल हुई है, CPU है 98,000 की सेल हुई है, माउस है 15,000 की सेल हुई है, कीबोर्ड है 34,000 की सेल हुई है। ठीक है, तो सपोज हमारे पास ये प्रोडक्ट है और इनकी सेल हमारी जो हुई है उनको हमने यहाँ पर डिनोट कर दिया है। मैं इस डेटा को कॉपी करता हूँ और फरवरी में पेस्ट कर देता हूँ। सेम डेटा मैं यहाँ पर मार्च में पेस्ट कर देता हूँ, सेम डेटा मैं अप्रैल में पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और रिज़ल्ट में क्या करेंगे, रिज़ल्ट में ये चीज़ें हमें हटानी है। ठीक है, हमारा जनवरी का मॉनिटर का 78,000 का सेल है। फरवरी में मॉनिटर का चेंज कर देते हैं, सपोज मैं इसे 85,000 कर देता हूँ। मार्च में इसको मैं 95,000 कर देता हूँ और अप्रैल में इसको मैं 98,000 कर देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर मॉनिटर का जो सेल है वो चेंज कर दिया है, बाकी मैंने सेम रखा है।
आप क्या करेंगे, सभी के सेल्स को डिफरेंट कर दीजिएगा, चेंज कर दीजिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर सिर्फ मॉनिटर को चेंज कर रहा हूँ, बाकी हमने सेम रख लिया है। अब मैं यहाँ पर रिजल्ट पे आ जाता हूँ और अब हमें क्या करना है, अब हम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है, अप्रैल, सारे मंथ में जितनी सेल हुई है सभी का हमें टोटल यहाँ पर निकालना है। मतलब मॉनिटर में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल चारों महीने की जितनी सेल हुई है वो यहाँ पर चाहिए हमें। प्रिंटर के केस में भी यहाँ पे चाहिए, सीपीयू में भी चाहिए, माउस में भी चाहिए, कीबोर्ड पे भी चाहिए। सारी सेल्स हमें यहाँ पर निकालनी है। ठीक है, तो उसके लिए हमें डेटा पर चलना पड़ेगा, कंसोलिडेट ऑप्शन पे चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको कंसोलिडेट पे क्लिक करना है और जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये विंडो आ जाएगी। यहाँ पर हमें सिर्फ सम लेना है क्योंकि हम सम निकाल रहे हैं और इस डेटा रेंज पर आपको क्लिक करना होगा। और सबसे पहले हम लोग जनवरी पे चलते हैं और जनवरी का डेटा रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं और इसे ऐड कर देते हैं। इसी तरीके से फरवरी पे चलते हैं, फरवरी का सिलेक्ट करते हैं और इसको ऐड कर देते हैं। मार्च पे चलते हैं और इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको भी ऐड कर देते हैं। और अप्रैल में चलते हैं और इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब हम लोग रिजल्ट पर चलेंगे और कर्सर को यहाँ पर हम लोगों ने रखा हुआ है और इसे ओके कर देंगे। ठीक है, तो जैसे ही ओके करेंगे आपके सामने यहाँ पर कंसोलिडेटेड रिजल्ट आ जाएगा। मॉनिटर की टोटल वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, प्रिंटर की टोटल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट है सभी की टोटल सेल है वो यहाँ पर आपको दिखेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, टोटल सेल निकाल सकते हैं। ठीक है, सारे प्रोडक्ट्स की। ठीक है, तो ये अब आपको करके देखना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम कंपनीज में भी बात करें तो इस पर बहुत काम होता है और कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स हमें चाहिए ही होता है। और अगर हमें इसकी प्रैक्टिस हमारे पास है तो हम इसको अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको बहुत ही अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो कंसोलिडेशन के बाद में अब हम बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट फॉर्मूले के बारे में, जो है हमारा गोल सीक। हम यहाँ पर गोल सीक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है और काफ़ी हद तक यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आइए इसको करके देखते हैं। गोल सीक के लिए मैं एक नई सीट ले लेता हूँ और एक डेटा बनाता हूँ यहाँ पर। जैसे मैंने ले लिया नेम, यहाँ पर ले लिया मैंने बेसिक सैलरी, यहाँ पर ले लिया HRA, यहाँ पर TA, यहाँ पर DA और यहाँ पर ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी। ठीक है, यहाँ पर हमने नाम ले लिया अमित। सपोज अमित की बेसिक सैलरी है 3400, HRA है 17,000 और TA है 11,000 और DA है 13,000। ठीक है, हमें ग्रॉस सैलरी निकालनी है तो हम क्या करेंगे, सम कर देंगे। ये तो हमें आता है, पहले से हम लोगों ने सम करा हुआ है। यहाँ पर ये ग्रॉस सैलरी आ गई। ठीक है, अब सपोज आप चाहते हो कि हम अमित की सैलरी 44,400 के बजाय हम सिर्फ 40,000 पे करना चाहते हैं। हम चाहते हैं यार कि उसकी सैलरी 40,000 होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं इसको 40,000 करता हूँ तो हमें HRA में कितना चेंजेस करना पड़ेगा,
वो हम गोल सीक के थ्रू डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमें अमित की सैलरी को 40,000 रखना है, ठीक है, तो HRA में कितना चेंजेस करना पड़ेगा, इसको अब हम लोग गोल सीक से डिसाइड करेंगे। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं गोल सीक के अंदर। ठीक है, हमें टूल्स पे आना होगा और फिर हम यहाँ पर गोल सीक पर क्लिक कर सकते हैं। और सबसे पहले आपको यहाँ पर फॉर्मूला सेल के बारे में बताना पड़ेगा। तो हम लोगों ने जो फॉर्मूला सेल है हमारा वो F2 ही है, तो यहाँ पर F2 दे देते हैं। टारगेट वैल्यू क्या है हमारी, हम इसको 40,000 रखना चाहते हैं, 40,000 रखना चाहते हैं। ठीक है, और वेरिएबल सेल क्या है हमारा C2। C2 जो हमारा सेल है उसको हम चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें C2 देना पड़ेगा और इसको हम ओके कर देते हैं, इसको यस कर दीजिए। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो HRA 17,000 था वो अब हो गया आपका 12,600 रुपये और ग्रॉस सैलरी हो गई आपकी 40,000। ठीक है, तो इस तरीके से आप गोल सीक लगा सकते हैं किसी भी वैल्यू को चेंज करने के लिए। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि गोल सीक जिस सेल पर आप लगाएंगे वहाँ पर फॉर्मूला होना चाहिए, क्योंकि गोल सीक हमेशा उसी सेल पर काम करता है जिस सेल पर आपने फॉर्मूला यूज़ किया है। ठीक है, तो फॉर्मूला हमने यहाँ पर F2 के अंदर फॉर्मूला लगाया हुआ है, हमने सम निकाला था तो यहाँ पर एक सम फॉर्मूला लगा हुआ है, तो गोल सीक हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली गोल सीक क्या होता है, किसी भी वैल्यू को चेंज करने के लिए दूसरे सेल में कितना चेंजेस करना पड़ेगा, इस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए हम गोल सीक लगा सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि PMT फॉर्मूला कैसे लगाया जा सकता है, कंसोलिडेशन कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं और हम लोग गोल सीक कैसे लगा सकते हैं। ये तीनों ही फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आज के इस लेसन में हम लोग इतना ही रखेंगे, मिलते हैं कल एक नए लेसन में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन, थैंक यू।